हेलो माय डियर स्टूडेंट, डीके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती हैं हम 3 तरह से पढ़े थे। वो पहली थी निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, जिनमें से हमने 3 में से हमने एक पढ़ लिया था जो था निषेचन पूर्व घटनाएं। उसके बाद हमें पढ़ना था निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, यदि हम देखें तो जो निषेचन के पूर्व घटनाएं थे उसमें से हमने पढ़ा था, थोड़ा आपको हमने रिवाइज करवा रहे हैं। निषेचन पूर्व आपने घटनाएं पढ़ा था। निषेचन पूर्व जो आपने घटनाएं पढ़ा था उसमें आपने 2 तरह से घटनाएं पढ़ी थी। एक पढ़ा था युग्मक जनन और दूसरा आपने पढ़ा था युग्मक स्थानांतरण। एक आपने पढ़ा था युग्मक जनन और दूसरा आपने पढ़ा था युग्मक स्थानांतरण। आपने यहाँ पे देखा था जो युग्मक जनन होता है तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है और जो यहाँ पे युग्मक बनता है तो उसका फिर स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं निषेचन। उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। यानी निषेचन किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। निषेचन आपने देखा अभी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी युग्मक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो उसी नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन में क्या होता है? संयोजन होता है, या क्या पढ़ा था? युग्मक जनन। यानी जो हमने पढ़ा था कि जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है? निषेचन पूर्व घटनाएं में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। अब स्थानांतरण के बाद जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन क्या होती है ये देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन अर्थात संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन यानी एक दूसरे से मिलना अथवा संलयन निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नर युग्मक अलग है और मादा युग्मक अलग है। मतलब जो नर युग्मक होता है वह होता है N होता है, और मादा युग्मक जो होता है वह दोनों वो भी क्या होता है? N होता है। जब दोनों N और N जब दोनों मिल जाएंगे तो किसको क्या बनाएंगे? 2N बनाएंगे। यानी जो अगली संरचना है, यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जो नई संरचना बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जो जाइगोट होता है वह क्या होता है? 2N होता है, मतलब द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, यानी निषेचन पश्चात बनने वाली संरचना जाइगोट द्विगुणित अवस्था में होता है। ठीक है, निषेचन पश्चात बनने वाली नई संरचना जाइगोट द्विगुणित अवस्था में होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें
तो निषेचन जो होता है, निषेचन के हम प्रकार यदि हम देखें, निषेचन के प्रकार यदि हम निषेचन देखें तो निषेचन होता है दो प्रकार का। यदि हम निषेचन देखें तो निषेचन होता है दो प्रकार का। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन, यानी बाह्य को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला हम देखेंगे बाह्य निषेचन। यदि हम देखते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक पादप एवं जीव शरीर के बाहर जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक पादप एवं जीव शरीर के बाहर संयुग्मन करते हैं, बाहर या कि बाह्य जल या किसी अन्य माध्यम से संयुग्मन करते हैं तो यह क्रिया बाह्य निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन कहलाती है। ठीक है, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक पादप एवं जीव शरीर के बाहर या कि बाह्य जल या किसी अन्य माध्यम से संयुग्मन करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बाह्य निषेचन कहलाती है। ठीक है, यदि यह हमें इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या होता है बाह्य निषेचन? बाह्य मतलब अपने यानी जो जीव होते हैं तो जीवों के शरीर के अंदर क्या होता है? संयुग्मन होता है यानी निषेचन होता है। और इनमें बाह्य निषेचन का मतलब होता है जीव शरीर के बाहर यानी जल में किसी दूसरे स्थान पे। तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है तो वह क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन। और यह निषेचन पाया जाता है शैवाल में, मछली में और मेढक में। शैवाल, मछली और मेढक में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। यानी बाह्य निषेचन किन किन में पाया जाता है? शैवाल में, मछली में और मेढक को और एक नाम से जाना जाता है जल स्थल चर, क्योंकि ये जल में भी रहता है और स्थल में यानी जल के बाहर रहता है। दोनों कंडीशन में यह सर्वाइव करता है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं जल स्थल चर, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इसके बाद आता है बाह्य निषेचन के बाद आता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन के बाद क्या आता है? आंतरिक निषेचन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक शरीर के अंदर जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक पादप
एवं जीव शरीर के पादप एवं जीव शरीर के अंदर संयुग्मित करते हैं तो यह क्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। यह क्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। ठीक है, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक पादप एवं जीव शरीर के अंदर, ठीक है, संयुग्मित करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आंतरिक निषेचन कहलाती है। ठीक है, यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या होता है वो देखते हैं। सरीसृप, फिर स्थलीय जीव या कि पादप में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पादप में हो गए। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आता है, निषेचन के बाद आता है एक प्रक्रिया होती है अनिषेक जनन। निषेचन के बाद आता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन में क्या होता है, इसमें जो होता है नर युग्मक उपस्थित नहीं होता, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है। बिना संयुग्मन के, यानी नर युग्मक के बिना संयुग्मन के ही जो मादा युग्मक होता है वो नए जीव के विकास के लिए क्या होता है, यानी नए जीव के निर्माण के लिए वो क्या होता है? विकसित होने लगता है। नए जीव के निर्माण के लिए क्या होता है? विकसित होने लगता है और एक नया जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। चलिए देखते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक है, अनिषेक जनन हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या होता है? अनिषेक जनन। ये नोट कर लीजिएगा, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है? जीवों में बिना निषेचन, कुछ जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के संलयन, बिना नर युग्मक के संलयन के ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होने लगता है तो विकसित होने लगता है तो यह क्रिया अनिषेक जनन
यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। कुछ जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के संलयन के ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होने लगता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद आता है यहाँ पे क्या होता है? निषेचन खत्म होता है। निषेचन के बाद आता है निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, निषेचन पश्चात जो घटनाएं होती हैं यह दो तरह की प्राप्त होती है। एक होती है युग्मक जनन या कि युग्मनज, यानी इसके बाद निषेचन पश्चात दो तरह की संरचना होती है। एक होती है युग्मनज का निर्माण, और दूसरा होता है भ्रूणोद्भव का निर्माण। ठीक है, एक होता है युग्मनज का निर्माण और दूसरा क्या होता है? भ्रूणोद्भव का निर्माण। ठीक है, जो भ्रूणोद्भव और युग्मनज, पहला हम देख रहे हैं युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण। ठीक है, युग्मनज का निर्माण। इसमें क्या होता है? निषेचन के पश्चात बनने वाली नई संरचना युग्मनज जायगोट कहलाती है। निषेचन के पश्चात बनने वाली जो नई संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? जायगोट। ठीक है, इसमें जो होता है शैवाल एवं कवक के युग्मनज की भित्ति मोटी होती है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। शैवाल एवं कवक के जो युग्मनज होते हैं, उनकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, जो उस युग्मनज की सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है, अगला क्या आता है? द्विगुणित जीवन चक्र दर्शाने वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जीवन चक्र दर्शाने वाले जो जीव होते हैं तो उनका जो युग्मनज होता है, युग्मनज क्या होता है, वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, जो द्विगुणित जीवन चक्र दर्शाने वाले जीव होते हैं तो उनमें जो युग्मनज होता है वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आता है भ्रूणोद्भव। युग्मनज के बाद आता है भ्रूणोद्भव। ठीक, युग्मनज के बाद क्या आता है, भ्रूणोद्भव। ठीक, युग्मनज के बाद सेकंड क्या है, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का निर्माण। भ्रूणोद्भव को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया को युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। जो भ्रूणोद्भव होता है यानी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, दो तरह से होती है। एक होती है अंडजनक और एक होती है प्रजीवजनक। एक होती है अंडजनक, एक होती है सजीवजनक। यानी एक में अंडे यानी जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो निषेचन के पश्चात अंडाणु का निर्माण करते हैं यानी अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, और एक इस तरह के जनन होता है यानी इस तरह से होता है जिसमें निषेचन के पश्चात भ्रूण यानी शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, अंडजनक यानी अंडप्रजक या कि अंडजनक, और दूसरा क्या है, सजीव प्रजक। पहला क्या है, इसमें दो होते हैं। पहला होता है अंडप्रजक और एक होता है सजीव प्रजक। एक होता है अंडप्रजक, एक होता है सजीव प्रजक। इसको बोलते हैं ओवीपेरस और इसको बोलते हैं वीवीपेरस। एक को बोलते हैं ओवीपेरस और एक को बोलते हैं वीवीपेरस। ठीक है, एक को बोलते हैं ओवीपेरस, दूसरे को बोलते हैं वीवीपेरस। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ये देखते हैं जल्दी से, फास्ट। पहला है ओवीपेरस, है ना। ओवीपेरस अंड प्रजक, अंड प्रजक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंड प्रजक में क्या होता है, अंड प्रजक प्राणियों द्वारा, अंड प्रजक प्राणियों द्वारा सुरक्षित वातावरण
वर्ण में निषेचित अंडाणु को जन्म देते हैं। निषेचित अंडाणु को जन्म देते हैं जो कुछ समय काल पश्चात विस्फुटित होकर शिशु को जन्म देता है। ठीक है। अंडप्रजक प्राणियों द्वारा सुरक्षित वातावरण में निषेचित अंडाणु को जन्म देते हैं। यानी जो अंडप्रजक यानी जो जीव अंडे का यानी अपने जन्म यानी बच्चों के जन्म के लिए अंडे का उत्पादन करते हैं, वो क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान पर क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। जो कुछ समय काल यानी कुछ समय पश्चात जब वह अंडा फूट जाता है तो उससे एक चूजे का यानी एक जीव का जन्म होता है। ठीक है। तो अंडप्रजक प्राणियों द्वारा एक सुरक्षित वातावरण में निषेचित अंडाणु को जन्म देते हैं जो कुछ समय काल पश्चात विस्फुटित होकर शिशु को जन्म देता है। विस्फुटित होकर शिशु को जन्म देता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो यह होता है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें ये होता है पक्षी। आपने मैक्सिमम देखा होगा पक्षी और सरीसृप और क्या होता है, छिपकली भी होती है। छिपकली, सरीसृप, पक्षी और छिपकली ये क्या करते हैं, बच्चे का जन्म ना देकर ये क्या करते हैं, अंडे का जन्म देते हैं और अंडे से कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक जीव का जन्म होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अंडप्रजक के बाद आता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है। सजीव प्रजक में युग्मनज जीव शरीर के अंदर ही विकसित होकर सजीव प्रजक में युग्मनज जीव शरीर के अंदर ही विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है जो निश्चित समय अर्थात परिपक्वन के पश्चात जन्म लेता है। ठीक है। क्या होता है, सजीव प्रजक में जो युग्मनज होता है यानी जो जायगोट होता है तो जीव शरीर के अंदर ही क्या करता है, वो विकास करता है, ग्रो करता है। ठीक है। विकास के पश्चात क्या होता है, एक शिशु का निर्माण होता है, एक शिशु बनता है। शिशु जब परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है तो एक निश्चित समय के काल के पश्चात क्या होता है, उस शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है ना। तो वही है कि सजीव प्रजक में क्या होता है, सजीव प्रजक में युग्मनज जो होता है जीव शरीर के अंदर ही विकसित होता है और जो शिशु का निर्माण करता है और जो निषेचन के पश्चात
या कि एक निश्चित समय के पश्चात और परिपक्वन के पश्चात, यानी जब वह मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है, जन्म होता है। ये होता किस में है? एग्जाम्पल में होता है मानव, कपि और बंदर और जीव ही जीव होते हैं। ठीक है, मानव, कपि, बंदर, ठीक, सजीव, प्रजक, ये समझ में आया। सजीव प्रजक में क्या होता है, युग्मनज जीव शरीर के अंदर ही विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है, जो निश्चित समय अर्थात परिपक्वन के पश्चात जन्म लेता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ लिया जो लैंगिक जनन की तीनों अवस्थाएं होती है, यहाँ से तीनों अवस्थाएं क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा किसमें, जंतु में। जो पादप होते हैं, पादप में भ्रूण का निर्माण बीजांड में होता है। किस में होता है, बीजांड में होता है। ठीक है, पादप में भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में, बीजांड के अंदर। ठीक, यहाँ से ये जो टॉपिक होता है ख़त्म होता है। आपने इस पूरे चैप्टर को 2 भागों में बांटा था। पहला जो बांटा था लैंगिक जनन और दूसरा जो बांटा था जो पहला बांटा था अलैंगिक जनन और दूसरा जो बांटा था लैंगिक जनन। ठीक है, हमने दोनों पढ़ा, लैंगिक जनन भी पढ़ा और अलैंगिक जनन भी पढ़ा, दोनों हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन और दूसरी बार पढ़ा है हमने लैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ पे अब एक और पॉइंट आता है, दोनों में अंतर। हमें दोनों में अंतर किस प्रकार से हमें बताना है, यानी अंतर हम किस प्रकार से इसको क्रिएट करें, बताएं। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो स्टार्टिंग से ही आपको जो विभिन्नताएं हैं तो अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में दोनों में स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, वो हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, उल्टा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। उल्टा सीधा दोनों तरफ से कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए अगला क्या था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जब हमने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि जो जनक होता है तो इसमें क्या होता है, जनक, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक, यानी अलैंगिक जनन में एक जनक के ही द्वारा दूसरी संतति यानी उसके जनरेशन और उसके जो आगे की जनरेशन है उसका विकास होता है ना। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनन ही क्या करता है, भाग लेता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन के द्वारा एक जनक के ही द्वारा उसके संततियों का उत्पन्न यानी नई संततियों का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है इसमें 2 जनक के द्वारा एक नई संतति का निर्माण होता है यानी उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आनुवांशिक समानता। ठीक है, आपने देखा था कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो आनुवांशिक एवं भौतिक समानता पाई जाती है, यानी इस जनन से उत्पन्न यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियाँ आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, और लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियाँ होती हैं आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी जो लैंगिक जनन है उसमें जो होती है यानी उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ होती हैं उनमें समानता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है,
फिर अगला क्या है, विभाजन। तो समसूत्री यानी जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, अगला होता है युग्मक का निर्माण। आपने देखा था कि जब इसमें एक संतति यानी इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन के द्वारा युग्मक का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है तो निषेचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निषेचन के लिए दो नर युग्मक एवं मादा युग्मक दो की आवश्यकता होती है, यानी दो युग्मक की आवश्यकता होती है। जब दोनों युग्मक एक साथ फ्यूज करेंगे, एक साथ मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, जायगोट का। मतलब अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं। और जो नर युग्मक और मेल गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी अगली प्रोसेस क्या होती है, युग्मनज। तो इस प्रोसेस में यानी अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ से ये पूरा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। जीवों में जनन, यहाँ से ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, यानी यदि आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आने वाले अगले दो से जो चैप्टर हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगली वीडियो के लिए यानी अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा लैंगिक जनन, यानी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।